जिसको लोगों ने कह दिया है वो सर्वव्यापी है, परंतु वो कोई सर्वव्यापी नहीं है। जैसे सृष्टि का एक ही सूर्य है, एक चंद्रमा है, ऐसे इस सारे सृष्टि से पार कहो। सूर्य तो ये आंखों से देखते, पर इससे पार ऐसी दुनिया है जो आंखों से न देखते, परंतु अब उसकी नॉलेज फादर ने दी है, तो जानते इस दुनिया से पार एक दुनिया है। जो पार दुनिया कहा ये आंखों से नहीं देखते, परंतु सूक्ष्म याद करते तो पार निकल जाते बुद्धि से। तो अब ये मालूम है कि उसी का नाम है शांति धाम। ये है आवाजों की दुनिया, और वो है आवाज से परे दुनिया। सिंध में एक सितंबर को थी जन्मी, कान्हा भक्ति दाद के मन में थी। 15 बरस की थी बाबा से मिली, मंडली ने जिंदगी बदली। हुआ था दरस शिव नूर का भी, स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी। रही साथ रब के जो अंत आदि, प्रकाश की मणि है अपनी दादी। वो प्यारी दादी, हो न्यारी दादी, सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी। ओम शांति। ओम शांति। Have a loving intellect. In ओम order to शांति। become विजय रतन a बनना है तो victorious प्रीत jewel. बुद्धि बनो। विजय रत्न बनने Love के for लिए रतन mastery, जड़ित प्रीत बुद्धि बनो। decorated with रतन jewel. जड़ित ताज चोले से प्रीत। रतन Since you जड़ित have died alive जब चोले के मर्जीवा लिए बने in a new birth नया जन्म and adopted नए new संस्कारों को samskaras, धारण प्यार किया, तो what जब आप पुराने मर्जीवा बने हो, संस्कार have रूपी नया acquired जन्म लिया वस्त्रों है से और प्रीत नया क्यों। संस्कार लिए है, जो फिर आप चीज Why सिर्फ should पुराने children बाप को संस्कार प्रिय seek the नहीं, के things वस्त्र के लिए वो that बच्चों fathers को प्रीत है। क्यों। love? इसलिए So प्रीत बुद्धि बन जिसको have a loving जिससे अंदर बाप की को प्यार कमजोरी, नहीं, Finish उसको कमी, your बच्चों से time क्यों प्यार है। निर्बलता keeping count और of कोमलता के weaknesses, तो पुराने प्रीत बुद्धि खाते बन को के सदा काल lack के of लिए power समाप्त कर and sensitivity, विजयी अपने बनो। इस अंदर की and सारी become कमियों को रतन victorious. जड़ित छोले खत्म को छोड़ करके Do not put जड़ जड़ी aside बूझ the छोले से हमें costly प्रीत विजयी रत्न नहीं बनना decorated रखो। है। with jewels, and have love रतन for the जटित costume चोले को that बाजू is में रख decayed. के Om इस Shanti. पुराने चोले के शांति। लिए प्यार कम हो जाएगा।
ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 10वां दिन है। अव्यक्ति विजय परिवार में रतन आपका बनना है स्वागत तो है। प्रीत बुद्धि बनो। आज का दिन आज का 10। विषय है रतन जड़ित छोले से प्रीत। आज का टॉपिक है रतन जड़ित वस्त्र के लिए प्यार। आज आज एक और विशेष दूसरा दिन है। बहुत आज सुबह और स्पेशल दोपहर दिवस को है। बहुत सुंदर आज सुबह हमने रक्षाबंधन का रक्षाबंधन त्योहार मनाया था। आप में से कईयों ने और पार्टिसिपेट भी बहुत किया सारी होगा और भट्टी आत्माओं का ने लाभ भी भट्टी लिया का होगा। आनंद लिया। अभी मोहिनी दीदी अभी शेयर भी मोहिनी करेंगे दीदी और भी हमारी शेयर ओम करेंगे मंडली का सेशन भी रहेगा जो दीदी डायरेक्ट हिंदी में बात और करेंगे। हम पहले वो ओम टोरंटो में मंडली था, अभी की उसका सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। कंटिन्यूएशन यहाँ 1965 तक पहुंचे हैं उनकी और जब यात्रा का। हम ओम मंडली करेंगे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन लगेगा। चलो ओम मंडली से पहले हम दीदी से सुनेंगे, फिर हम ओम मंडली में जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुझे लगता आप है आप लोगों सबने ने आदिदेव पढ़ी होगी। आदिदेव का वो किताब हिंदी और तो पढ़ा इंग्लिश में होगा। दोनों है इंग्लिश और हिंदी में किताब मिलता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को और बहुत सुंदर हमने देखा कि ब्रह्मा साक्षात्कार बाबा होने को लगे। कैसे साक्षात्कार समय होते थे। लगा स्पष्टता उनको आने बड़े के लिए, देर पर लगी जैसे ही कि शुरू किया, जैसे ही स्पष्टता देखने के आने लिए लगी कि क्या हो रहा तो है। उन्होंने ओम बट की जैसे ही ध्वनि ये आलाप करना शुरू ज्यादा किया। क्लियर दिखाई ओम देने की लगा, ध्वनि। फिर उन्होंने ओम की ध्वनि करना उन दिनों शुरू कर में दिया। और उस उन जमाने दिनों में जैसे वो रहते थे एक लोग ही एक दूसरे से बात कम्युनिटी करते में थे रहते थे, आसपास तो के लोगों से। आसपास के उनके तो लोग रिश्तेदार अपने दोस्त सब आने लगे रिलेटिव्स और और फ्रेंड्स को वो लेके जैसे आते कि थे 1000 का एक संगठन बन गया। और बाबा के घर आते और थे उसके और बाहर ये भी जब मैसेज संदेश गया तो बहुत सारे लोग अपने माता आसपास पिता के के साथ लोगों आने में लगे। फैल गया। और वो अब कुछ तो ये जो कुछ बोर्डिंग स्कूल शुरू हुआ, छोटे भी थे, छोटे थोड़े। बच्चे या बड़े भी मैंने आते अपने थे अनुभव अपने में परिवार सुनाया के था साथ। कि मेरी एक मैं ये बता रही एक थी मेरी मौसी ने, उन्होंने शादी बुआ तभी थी हाल ही में जिनकी किया था। वो मंडली शुरू हुआ और उनमें शादी से हो चुकी दोनों थी। उन्होंने तो निर्णय उन्होंने किया कि मैं ओम मंडली में वो समर्पित हुए, जिसके ये कारण उन्होंने ये उनके नाना निर्णय जी किया को कि वो बुरा लगा, जाके और क्योंकि वो पवित्र पवित्रता का जीवन जीना जीवन चाहते थे। तो उन्होंने जिएंगे। नाना जी कहा, आज से तो कोई भी ब्रह्मा मेरे जो कुमारी की दादाजी थे तरफ उनको ये अच्छा देखेगा नहीं नहीं। लगा एक बात था। वो जैसे कि आंखों तो में ये ऐसे सुरमा बात डालते हैं फैली और थी जादू कि हो ओम जाता मंडली में है। जो बहनें जाती है वो आंखों में सुरमा और डालती। जैसे वो सुरमा डालते और हैं, आप जब आप उनकी आंखों में पूरा सब देखते कुछ हो आपको अलग तो रीति आपको से एक दिखाई देगा। तो नशा ऐसा चढ़ता है। प्रचारण कर रहे थे उस समय। तो आपको उनसे बच के रहना चाहिए। एक बात जो एक मैं चीज सोच मुझे रही सोच हूँ, रही हूँ कि मैं ये सोच लौकिक रही और हूँ, लौकिक क्या है, अलौकिक में क्या अलौकिक है। क्या है। लौक माना इस लोक लोक का, लोक लौकिक इस मीन्स दुनिया का, वर्ल्ड, और मतलब इस दुनिया अलौकिक की। माना इस दुनिया का अलौकिक नहीं। मतलब इस दुनिया से परे। अलग बातों में कह सकते हैं रूहानी, अव्यक्त। और दूसरी भाषा में कहे कि ये सो एक है लौकिक जिंदगी अलौकिक और वो और अलौकिक बहुत जिंदगी में ही परिवर्तन दिव्य होता होता है। है। जब अलौकिक बन जब जाता है अलौकिक होते तो आप हैं नहीं तब कहोगे कि मैं ये नहीं मेरा कहती कि मेरे मेरा पिता है, है। मेरा बाप। मैं कहती हूँ इस शरीर के मैं कहती पिताजी हूँ ये है, कि ये मेरे शरीर का पिता पर है। मेरे पिताजी नहीं, बट क्योंकि पिता मैं तो ये नहीं लौकिक कहती है। कि ये मेरा है। अभी मेरा परलौकिक भी है और लौकिक पिता भी है, जो ब्रह्मा पर बाबा है अभी और मुझे शिव बाबा अलौकिक और पारलौकिक बाप है, जैसे परलौकिक। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा। सो जब बाबा ये जब बाबा वस्त्र के चोले की बारे बात में या करते छोले हैं के बारे में बोल रहे हैं, तो तो मैं ये बाबा सोचती थी कि रतन तो जड़ित बाबा चोले कहते की कि बात चोला बाबा जो कह रहे हैं, रत्न जड़ित जिसमें है। हीरे जड़ित है। मुझे लगता नहीं तो कि मुझे वो ये पता नहीं कि वो आकर्षित आकर्षक है या करता है। नहीं। उससे भी कुछ तो और उसका अलग कोई अलग अर्थ हो सकता है मतलब होना और चाहिए वो उसका। अलौकिक हो सकता अलौकिक। है। सोचते रहिए, तो आप ये सोचते स्पष्टता आने रहना तक जब उसके तक ये बारे में ज्यादा विचार क्लियर करते नहीं हो रहिए। जाता। रत्न रतन जड़ित जड़ित छोले से चोले के प्रीत, लिए जब मर्जीवा प्रीत बने, बुद्धि। जब आप नया मर्जीवा जन्म, बने हो और आपने नए नया जन्म लिया है, संस्कार को धारण किया,
और तो नए संस्कारों को पुराने धारण किया है, संस्कार रूपी तो वस्त्रों फिर से आपकी प्रीत क्यों? प्रीत पुराने संस्कार रूपी वस्त्रों पुराने से प्रीत संस्कारों के क्यों? चोले की तरफ तो क्यों यहाँ है? वस्त्र का संबंध हमारा चोला संस्कारों से हमारे है। पुराने मतलब हमारे संस्कारों से हमारा बहुत जुड़ा हुआ स्वभाव, है। हमारे जो आपका फीचर्स है नेचर, वो हमारे संस्कारों पर्सनालिटी से सब आता है। संस्कारों से आती तो है। बाबा यही कह रहे हैं कि पुराने वही बाबा संस्कार, कहते हैं कि ओल्ड पुराने मतलब वस्त्र, पुराने संस्कार और पुराना वस्त्र। और बाबा बाबा प्रीत बुद्धि प्रीत के बुद्धि के बारे में बारे बहुत में बहुत बात कह कर रहे रहा हैं। है। प्रीत बुद्धि होने से जो तो हमें जो पुराने चीज धातु बाप को, को प्रिय नहीं वो पुराने बच्चों को क्यों? संस्कारों इसलिए को, प्रीत बुद्धिपन अंदर की कमजोरी, पुराने कमी, कमियों निर्बलता को और कोमलता के पुराने और खाते अल्बिनिज्म को को सदा खत्म काल के करके लिए समाप्त विजयी कर रत्न बनना विजयी है। बनो। रतन जड़ित छोले हमें को छोड़ रत्न जड़ जड़ित जड़ीभूत छोले से प्रीत कॉस्ट्यूम को नहीं रखो। बाजू में नहीं रखे और पुराने जो पुराना संस्कारों है के उससे प्रीत वस्त्र नहीं को रखो। वस्त्र के तो तरह इसके प्रीत बारे बुद्धि में नहीं विचार होनी। कीजिए। तो आप इस पे विचार सागर मंथन करना। जो हमने ये ये सारे जो भी पॉइंट सुने पॉइंट्स हैं, हमने सुना है ये ये सारे सब अव्यक्त अव्यक्त मुरली मुरली से से सुना हैं है, और लिया है, इसलिए इनको इसलिए उसको अव्यक्त अव्यक्त सिग्नल बोला इशारे कहा जाता जाता है। है। ये सब मुरली से तो हम निकाले हुए पॉइंट्स ये हैं। याद नहीं रखते, बट बाबा ये सारे हमें पॉइंट दूसरा मुरलियों में से चांस हैं। देते हैं विचार करने के लिए, उसको इस्तेमाल तो बाबा करने के लिए, चाहते हैं और हम कि अपना हम ये संस्कार पॉइंट सुने बनाए, और नए हमारे संस्कार नए बनाए, संस्कारों को तो रचने के नया लिए हम छोला ये भी नए होगा। पॉइंट्स यूज करें। तो इसके बारे में आप आप इसके विचार बारे में कीजिए। विचार ओम करना। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम मंडली में आपका स्वागत है फिर से। धन्यवाद। So Vyakti Parivar, so once again we'll continue with our Om Manli. You will need translation, so please switch to your translation system. इससे ओके दीदी, सो हमने लास्ट जो बात की थी 1962 से लेकर के, दीदी इधर सुन रहे हैं। 1962 से हम बात कर रहे थे और मम्मा के बारे में भी बात की हमने कि कैसे मम्मा से भी आप मिले 10 दिन पहले उनके अफेक्ट होने से पहले, और मम्मा की शिक्षाओं के बारे में भी आपने बताया। और मम्मा के अव्यक्त होने के बाद यज्ञ में क्या चेंज आया, मतलब ओवरऑल कैसी फीलिंग्स रही आपकी? क्या यज्ञ में सभी की सोच, सभी का मतलब कुछ ऐसा बड़ा डिफरेंस आया हो? ये तो ज्ञान है हमारे पास, तो हम फील नहीं करते, लेकिन हर एक की प्रेजेंस उसमें भी बहुत हर एक को फीलिंग्स होती हैं, रिलेशनशिप होता है, जो कुछ सीखते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग मिस नहीं करते, पर बाबा ने कुछ ऐसा चेंज कर दिया। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा आपकी बड़ी माँ है। तो एकदम जो बाबा ने 3-4 दिन के अंदर ही बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा अभी आपकी बड़ी माँ है, तो जैसे हमारा कॉन्सेप्ट बदलने लग गया। तो मैंने ये देखा कि जब मामा अव्यक्त हुई तो उसके बाद दीदी मनमोहिनी, जो दिल्ली की हम सबकी इंचार्ज थी दिल्ली में, तो बाबा ने उनको निमंत्रण दिया कि आप आके आबू में रहो और यज्ञ का कारोबार आप संभालना। तो दीदी का भी बहुत ही बुद्धि एकदम प्रीत बुद्धि थी, निर्णय शक्ति बहुत थी, एकदम क्लियर श्रीमत देती थी। तो हम लोगों के शब्द ऐसे नहीं हो सकते कि हम मामा को बहुत मिस करते हैं, ये बाबा को पसंद नहीं आता था।
क्योंकि बाबा सामने बैठे हैं ना। तो फिर बाबा ने जब कहा कि ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ है, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा मिला के माता पिता भी हैं, फिर ब्रह्मा बाबा भी जैसे माता पिता हो गए ना। तो एक नए तरह का दृष्टिकोण हम लोगों का बनने लगा। अभी मामा के पास तो देखो बाबा खुद ही भेजता था, कोई भी प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न है, मामा के पास जाओ, मामा के पास जाओ। तो मामा उनको प्रेम से बैठ के समझाती थी कि देखो तुम में इतने गुण हैं, थोड़ा ये भी अटेंशन दो। बहुत प्रेम से मामा समझाती थी सबको। तो उसके बाद फिर दीदी समझाती थी। तो दीदी जो थी ना, वो बहुत बचपन से बाबा के पास थी, बहुत डिसिप्लिन, श्रीमत, स्टडी में आगे आगे फ्रंट रो में बैठती थी, नोटबुक लेके बैठती थी, पॉइंट्स लिखेगी। फिर दिन को सभी दादियाँ बैठ के बाबा ने ये कहा, इसका क्या अर्थ है, बाबा ने ये क्यों कहा, हमेशा ज्ञान की चट। आजकल आपस में बैठते हैं तो परिस्थितियों की ज़्यादा बात करते हैं, और बाबा जो बात करते थे वो ज्ञान मंथन की बहुत बात करते थे। तो परिवर्तन मैं तो ऐसा ही समझती हूँ कि ज़रूर, अभी देखो उस समय की फीलिंग्स तो याद नहीं है, पर बातें ही कुछ याद हैं। और हम सभी का भी तो पार्ट बदलता रहता है ना। तो मैं भी 62 के बाद कॉलेज पूरा कर लिया, यूनिवर्सिटी। तो फिर बाबा कहने लगे इधर जाओ उधर जाओ, तो पहले दिल्ली के आसपास जाने लग गए, फिर उसके बाद थोड़ा और दूर, इस तरह से ट्रैवल ज़्यादा शुरू हो गया। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो, जो अच्छी बात जिससे सीखी जाती है ना, उसकी याद भूलती नहीं है। जैसे एक बार दीदी ने कहा, अगर आप इतना भी कहो ना कि बाबा ने आज ये कहा, ये भी याद का चार्ट है। किसी बात से, किसी रेफरेंस से ही तो याद किया जाता है ना। तो वो जो रेफरेंस होता है, तो इसलिए अगर मुरली की पॉइंट बैठ के कहते हो आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये भी बाबा की याद है, तो अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोगों में से कितने करते हैं, बहुत नहीं होता है आजकल। हाँ, बाबा ने क्या कहा, होता है, कम होना है, पहले जितना होता था ना उतना नहीं भी है। तो इसलिए क्या कहें। सो दीदी, थोड़ा सा मैं ओवरऑल व्यू लूँगी। अभी जैसे आपकी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है और आप पूरी तरह से सेवा में लग गए हैं, और जैसे आप बता रहे थे कि अभी काफ़ी इधर उधर बाबा भेजते थे, तो आपने उससे आगे भी ये बताया था कि आपका पूरा लौकिक परिवार अलौकिक हो गया, और जो लौकिक घर था वही सेंटर हो गया। तो वो लोकेशन कौन सी थी? दिल्ली में, साउथ दिल्ली में। साउथ दिल्ली। जो पहला बड़ा सेंटर खुला, पहला था विनय नगर। नहीं, आप जो लौकिक घर में रहते थे एक विनय नगर था, फिर लाजपत, दोनों हैं अभी भी कॉलोनीज। तो आपका फर्स्ट जहाँ लौकिक था वो कौन सा? विनय नगर। ओके, उसके बाद फिर लाजपत नगर। तो वहाँ पर नया सेंटर खुला। बहुत बड़ा मकान, मतलब उस समय के हिसाब से बहुत रॉयल एरिया थी, बहुत बड़ा मकान था। तो एक पोर्शन में हम लोग रहते थे, लेकिन जो मेन सिटिंग रूम, हॉल वगैरह, वहाँ क्लासेस वगैरह चलती थी। तो कौन कौन रहता था उस सेंटर में? सभी, गीता दीदी, गोपाल दादाजी और शांति और दीदी और आप। तो दादियाँ कोई नहीं रहती थी फिर आप लोगों के साथ? नहीं, आते रहते थे दादियाँ। वो कौन सा साल होगा शायद अबाउट, जब दादी आती थी? नहीं, ये लाजपत नगर वाला सेंटर खुला मेरे ख्याल से 60 मम्मा थी तब, 63 था, 64 कुछ ऐसा। तो मम्मा भी आई थी वहाँ पर? मम्मा नहीं, उसके बाद आई मम्मा साउथ एक्सटेंशन। हाँ, मम्मा आई थी लाजपत नगर में, वहाँ पर ही मम्मा ने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी। तो 300 के करीब लोग आए प्रोग्राम इनॉग्रेशन पर, जान पहचान, पड़ोसी,
सब इस तरह के अच्छे लोग थे। तो बाद में सबको टोली दी मामा ने, तो हमने उस समय पर पिस्ते की टोली बनाई। पिस्ता समझते हैं ना? तो उस समय पिस्ता बहुत महंगा था, इतना छोटा सा 100 रुपये में, बहुत महंगा था। तो मामा ने सबको दी टोली। फिर मुझे रात को होता ही है ना कि बड़ों से छुट्टी लेने जाओ, तो रात को जाते थे मामा के पास। तो मैं गई, मामा ने कहा कि बच्ची अच्छा हो गया, सब बहुत अच्छा प्रबंध किया। टोली किसकी राय से ये टोली बनाई थी? तो मैंने कहा कि अब नाम क्यों लूँ? मैंने कहा बड़ों के राय से। तो बोला कि फिर बताया। मैंने कहा दीदी ने, सब लोग बोलने लगे रॉयल घर के हो आप लोग भी, फैमिली अच्छी है, ठीक से कुछ टोली बनाओ। तो मामा ने कहा कि देखो, यज्ञ में जो कुछ भी हमें यूज़ करना है वो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए। किसी को ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि देखो ये लोग तो क्या, हम तो पिस्ते खा भी नहीं सकते, तो टोली भी बना के वो भी पब्लिक में बांट रहे। तो मामा ने कहा राय कोई भी दे, पर कर्म जो करता है ना, हिसाब उसका बनता है। जो राय देता है उसकी गलती नहीं है, लेकिन जो कर्म करता है ना, तो उसकी जिम्मेवारी फिर कर्म करने वाले का। तो मैंने वो भी सीखा, इसलिए कि आज हम ये नहीं कह सकते मैंने ये किया क्योंकि मोहिनी बहन ने बोला, दादी ने बोला, किया तो आपने ना। तो हम कैसे रिस्पेक्ट भी दें जो बड़ों की राय है, आज्ञाकारी भी रहें, परंतु उसके साथ साथ जिम्मेवारी हम अपनी जिम्मेवारी से ही करें, कर्म करेंगे। तो इसलिए निर्णय शक्ति अपनी या बाबा की श्रीमत को ध्यान में रखते हुए कि बाबा की श्रीमत है इसलिए मैं, तो जैसे एक अंदर में बाद में ये फीलिंग रहे कि हमने अपनी मर्जी से नहीं किया है, चाहे वो बड़ों के द्वारा हुआ, श्रीमती हुई ना एक तरह से। हाँ, तो इसलिए लेकिन जिम्मेवारी कर्म करने वाले की हो जाती है। लेकिन बाबा ने एक बार ये भी कहा कि कुछ गलत होगा ना तो मैं ठीक कर दूंगा। नहीं, ये भी बाबा ने एक बार बोला है। तो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आप नहीं चाहते पर आप करते हैं, करना चाहिए, कर लेते हैं। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो बाबा ठीक कर देते हैं। दीदी उस सेंटर में ब्रह्मा बाबा भी आए थे? सेंटर पर तो नहीं आए थे ब्रह्मा बाबा, मामा आई थी दो इनॉग्रेशन। तो उसके बाद वाला सेंटर आप कह रहे हैं कि साउथ एक्सटेंशन, तो वो कौन सी साल में अबाउट? उसमें मामा आई थी तो 63 के आसपास। तो ये रेंटेड प्लेस था दीदी? बहुत अच्छा घर था। तो लाजपत नगर का भी रेंटेड प्लेस था? और सब रेंटेड। उन दिनों में तो बाबा कहता था प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है, खरीदते ही नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, संख्या बढ़ती गई और किराएदार उठो, चेंज करो, आज ये करो, तो फिर बाबा ने परमिशन दी कि आप लोग खरीद सकते हो मकान। तो फिर रमेश भाई हमारे लॉयर अकाउंटेंट थे, तो रमेश भाई से राय लेकर के सब जैसे करते थे। साउथ हम लोग जब साउथ एक्सटेंशन में थे तो रमेश भाई, उषा बहन और दादी प्रकाशमणि तब बॉम्बे में थी, तो बॉम्बे वालों के साथ ही ट्रैवल करते थे। तो साउथ एक्सटेंशन का जो था वो रेंटेड प्लेस लिया, वहाँ बाबा आए थे? बाबा नहीं आए, बाबा मम्मा आए थे। अच्छा, मामा आई थी, जहाँ पर फिर हम लोग मामा से मिलने के लिए VIPs को बुलाते थे। तो नहीं, एक डॉक्टर LS माथुर जिनका ग्रैंडसन वहाँ पर है अपना सैन फ्रांसिस्को में, आत्मा तो भाई। मामा से मिलने, आत्मा भाई, तो मामा से मिलने आए। तो मामा ने उनको झाड़ पर, चक्कर पे सब कुछ समझाया, तो उसको इंटरेस्ट आ गई। हालांकि साइंटिस्ट था, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का चीफ था, मतलब ये जो क्लाइमेट के बारे में बताते हैं ना। और
तो वो और उनकी वाइफ फिर काफ़ी मधुबन भी आए ना दीदी? या बाद में फिर बाबा, तो उसको इंटरेस्ट हुई तो मामा तो चली गई, तो मामा ने मुझे कहा तुम इसको कोर्स कराओ। हमको कोर्स करने में 1.5 महीना लगा, क्योंकि वो एक एक लाइन के ऊपर अच्छा ये कैसे, फिर जब उसकी बुद्धि में आएगा तब और आगे। जैसे आजकल तो 7 दिन मतलब 7 दिन हो गए 7 दिन का कोर्स हो गया, पर चाहे वो 7 दिन में वो पहले लेसन पर ही होगा, क्योंकि टाइम नहीं देते ना हम लोग उस समय। तो जब तक उसको बाबा की समझ आए, मेरा बाबा कहे, ज्ञान में पूरा उसको समझ हो, तब तक हम नहीं सोते थे कोर्स पूरा हो। तो इसलिए कराते रहे। फिर उसको बाबा ने मधुबन बुलाया और सारे इंडिया में हर जगह लेक्चर करने के लिए मैं भी जाती थी, वो और उसकी युगल हम लोग सब। वो उसका फ़ोटो आई गेस हमारे पास 2-3 फ़ोटोज़ हैं। अव्यक्ति परिवार टीम, इफ़ यू कैन ब्रिंग दैट फ़ोटो, यू कैन शो एवरीवन। डॉक्टर माथुर जी और उनकी वाइफ, और उनकी वाइफ का नाम था विजय बहन। वो मधुबन का फ़ोटो है जिसमें आप भी खड़े हैं, बाबा भी खड़े हैं। दीदी एक फ़ोटो है, वो मैं बाद में उसकी बात करती हूँ, अभी पहले वो फ़ोटो दिखाएं। दीदी आप कहते हैं कि काफ़ी मतलब आप जाके भी समझाते थे वीआईपी को, जैसे आपने एक बार ये बात बताई थी कि किसको कोर्स कराने जाते थे आप सवेरे सवेरे, वो कौन से साल की बात है? नहीं तो बाबा दिल्ली में यहाँ आबू में जब बहुत सर्दी होती थी ना, तो हम कोशिश करते थे कि बाबा इधर बॉम्बे आए या बाबा दिल्ली में आए। तो मोस्टली बाबा बॉम्बे, पर बॉम्बे में जगह मिलना बहुत मुश्किल होता था, कोई अपने घर बुलाए, फ्लैट वगैरह। तो दीदी मनमोहिनी ने मेरे से पूछा कि कोई है ऐसा। तो ये डॉक्टर माथुर थे ना, उनका ब्रिटिश टाइम का बंगलो था, उसमें बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, बड़े बड़े बंगलो टाइप जैसे ना, आजकल तो इतना नहीं होता है। तो हमने पूछा डॉक्टर माथुर से कि बाबा आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा मेरा घर बाबा के लिए ही है, हम तो कहीं भी मूव हो जाएंगे। तो उनका रूम था, मतलब जो बहुत बड़ा घर नहीं था, लॉन्स बड़े बड़े थे। तो फिर बाबा वहाँ पर आए, 21 दिन के लिए रहे बाबा। बहुत ही बाबा खुश 21 दिन के लिए बहुत खुश हो गए। तो कौन सा साल होगा वो? 65 आई थिंक, मम्मा के अव्यक्त होने के बाद में। तो वो 21 दिन क्या करते थे बाबा? मुरली चलाते थे और बच्चों से मिलते थे? नहीं, मुरली चलाई जैसा नियम होता ही है। उसके बाद बाबा थोड़ा वॉक करते थे, फिर नाश्ता करते थे, फिर 11 बजे कोई मिलने आया, पत्र व्यवहार भी चलता था। फिर उसके बाद 1-1:30 बजे बाबा लंच करते थे, थोड़ा विश्राम करके फिर 5 बजे से बाबा मिलना शुरू कर, और रात्रि क्लास होती थी, फिर बाबा विश्राम करते थे। तो वो तब 10-11 की तो बात ही नहीं थी, 9 बजे सब पूरा हो जाता था। तो 21 दिन आप टोटली बाबा के साथ ही थे? कहाँ जाएंगे, बाबा हमारे घर में था जी। तो रात दिन दोनों तरह से था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, बाबा है तो उन बाबा दिनों के में खाने का, बाबा के रहने का, फिर इतने लोग आते थे, उनकी टोली का प्रबंध, बहुत कुछ। आप भी कुछ बनाते होंगे ना बाबा के लिए? बनाते थे, क्योंकि बाबा के लिए तो लच्छू दादी वो साथ में ही आते थे, लच्छू दादी? वो मुकर्रर थे, क्योंकि बाबा के लिए सॉल्ट, शुगर, थोड़ा सॉफ्ट, एज बड़ी थी, तो बाबा के लिए तो अलग से ही खाना बनता था। और ईशु दादी भी आते थे उनके साथ? ईशु दादी और लच्छू दादी? दीदी मनमोहिनी, ईशु दादी, लच्छू दादी, तीनों? हाँ, और भी मतलब ऐसे तो होते थे। लेकिन दीदी ब्रह्मा बाबा के जो लौकिक जो युगल थे, यशोदा माता जी, वो उनके बारे में आप क्या मतलब कहाँ थे, कैसे जानते थे आप उनको? पहले तो मैंने पहले उनको रजौरी गार्डन सेंटर पर
बाबा आए हुए थे तो वो बाहर बैठी थी। नहीं, पहले तो क्या होता था, खुले स्थान पर सब्जियां कटती थी, नहीं सारा किचन होता था साथ में, तो वो वहाँ बैठी हुई होती थी, हेलो कहेंगे, बात करके ऐसे करती। बहुत स्वीट थी, रिस्पेक्टफुल थी, और सबसे बड़ी बात कि वो बाबा को बाबा ही कहते थे। तुमको बाबा ने बुलाया, जाओ, तुमको बाबा ने ही कहा, तो बहुत रिस्पेक्ट देते थे। पर उसके बाद वो बहुत समय, मतलब फिर वो बॉम्बे में, बाबा ने उनकी तबीयत के कारण, तो बॉम्बे में बाबा का बड़ा लड़का था, उसके पास भेज दिया बाबा ने कि वहाँ रहो। पर बाबा देखभाल करते रहते थे। जब ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो निर्मल शांता दादी को बाबा ने कहा, तुम जाओ, तुम माँ की सेवा करो जाकर। तो बाबा को इस सेवा के लिए, कभी पेरेंट्स को अगर ज़रूरत है तो सेवा करो, सिर्फ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। दीदी, जब हम बहुत बड़ी हस्ती को जानते हैं कि वो ब्रह्मा बाबा कौन है, क्या है, और फिर बाद में हमको पता चलता है उनकी हिस्ट्री के बारे में, जैसे हम लोग भी आए ज्ञान में, तो सबसे पहला बहुत अट्रैक्शन वाला पार्ट था उनकी पूरी यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ना, जानना, ब्रह्मा बाबा को, उनके फैमिली को। अच्छा, मैं पहली बार जब गई थी निर्मल शांता दादी से मिलने, तो ये जान के ही बहुत खुशी हो रही थी कि वो उनकी बेटी है। तो जब आप आए और आपने सब ब्रह्मा बाबा के जितने भी साकार लौकिक में जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सब से आप मिले, तो मतलब आपको कैसे लगा, जैसे कि कोई कैसी? क्योंकि अभी तो संसार ही बदल गया था ना, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ब्राह्मण परिवार, संसार ही दूसरा हो गया। कोई बाहर से इतना कनेक्शन लगता ही नहीं था। तो आप निर्मल शांता दादी से मिले पहली बार, या उनकी मतलब जो भी लौकिक में उनकी जो बहू ब्रिज, क्या नाम था, ब्रिजेंद्रा दादी जी, तो कैसे आपको बताया होगा ना किसी ने कि ये ब्रह्मा बाबा की ये है, या इस तरह से? नहीं, लेकिन ब्रिजेंद्रा दादी रहती थी, जो उनकी बड़ी बहू थी, वो दादर का सयान, दादर बॉम्बे में है, जो बॉम्बे को जानते हैं, साइन और दादर बोलते थे स्टेशन, तो उस सेंटर पर वो रहती थी। तो आजकल जो संतोष दीदी है ना, वो उनको सहयोगी थी उनकी, साथ में रहती थी, खाना बनाती थी। तो उसके अंदर बहुत, तो क्या था कि बहुत रॉयल थी, ऐसे देखने में भी, वॉक भी करेंगे, खाना भी ऐसे थोड़ा सा खा लेते हैं, तो बहुत रॉयल थी ब्रिजेंद्रा दादी। और उसकी तो आप लोगों ने कई आदिदेव में कहानियाँ सुनी है कि जब शुरू में ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, तो उनको भी रात को ऐसे, तो उन्होंने चैलेंज किया कि क्या पता ये भगवान है, क्या पता ये शिव है, या कोई भी है। तो उनको साक्षात्कार होता था कि ऐसे लाइट कमरे में आती है, फिर ब्रह्मा बाबा में जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे तरफ से लाइट निकल जाती है, ये सब साक्षात्कार। फिर वो प्रश्न बहुत पूछती थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा में जब चेंज आई ना, तो उनकी सारी फैमिली को भी तो थोड़ा सा कि अभी ये सब क्या हो रहा है, हमारा क्या होगा, सब बच्चों के मन में ये होता था। तो ब्रिजेंद्रा दादी बहुत क्लोज थी बाबा के, तो वो ये सब प्रश्न पूछती रहती थी। मेरे ख्याल से आदिदेव में या कहीं है, सब थोड़ी कहानी है। प्रश्न किससे पूछते थे? ब्रिजेंद्रा दादी प्रश्न किससे पूछते थे? मतलब ऐसे कहती थी कि ये जो लाइट है उससे कहती थी, तुम कौन हो, तुम कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो। तो आवाज़ तो नहीं सुनाई पड़ती थी, पर दिखाई पड़ता था कि कैसे वो अंदर गई, फिर लाइट गई, लाइट वापस आई, ब्रह्मा बाबा में आई। वो साक्षात्कार की तरह होता था। दादी को दिखता था जब शिव बाबा आते थे, सिर्फ पहली बार नहीं, लेकिन जब भी आते थे? नहीं, जब वो क्वेश्चन पूछती थी तो देखती थी कमरे में, जैसे लाइट आई, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में गई,
फिर थोड़ी देर के बाद वापस। मतलब कोई भी बाबा के सामने आके प्रश्न पूछते थे तो ये देखती थी? ब्रिजेंद्र दादी काफी क्वेश्चन पूछते थे। ब्रिजेंद्र दादी ब्रह्मा बाबा से क्वेश्चन पूछते थे, शिव बाबा से प्रश्न पूछते थे। इसलिए बहुत आंसर नहीं मिलता था, पर साक्षात्कार जैसे आया बाबा, शिव बाबा, लाइट देखी उसने कमरे में, फिर देखा ब्रह्मा बाबा में लाइट ऊपर प्रवेश हुई, फिर थोड़ी देर के बाद देखा कि फिर चली गई। तो इस तरह से तो आपने ये उनको करते हुए देखा है? नहीं, ब्रिजेंद्र दादी बहुत बहुत कहानियाँ सुनाती थी। मुझे तो सब तो याद नहीं है, पर काफ़ी कहानियाँ सुनाती। इंटरेस्टिंग। आपने पहली बार सुना? ये तो बहुत बार नहीं, वो तो फर्स्ट टाइम जब शिव बाबा आए थे ब्रह्मा बाबा में, वो तो लिखा हुआ है आदिदेव में, वो तो हमने सुना है, जाना है। ये तो बाद में जब पाठ चल रहा था ना, तो बाद में भी जब जब शिव बाबा आते थे। सबसे ज्यादा अनुभव निर्मल शांता दादी और ब्रिजेंद्र दादी सुनाते थे। निर्मल शांता दादी भी कि बाबा उनके घर गया, जब उनको बाबा के अंदर प्रवेशता हुई, परिवर्तन आने लग गया। तो बाबा ज्वेलर था, तो बेटी के पास जाता था तो क्या ले जाएंगे, ज्वेलरी ले जाएंगे। तो ज्ञान के बाद जब बाबा गया तो कुछ भी नहीं लेके गया, तो वो तो ज्ञान रतन उसको मिल गए थे। तो थोड़े हैरान हुए सब कि बेटी के लिए कुछ नहीं लेके आया, नहीं तो बाप तो लाता है ना। तो बाबा ने ज्ञान सुनाना शुरू किया, ज्ञान रतन है उसके बारे में। तो एकदम चेंज देखी ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन तो उठता है कि क्या हो गया, क्या अनुभव है उनका। दीदी, हम लोग ज्ञान में आए तो हमें आदिदेव बुक पकड़ा दी गई और कहा पढ़ो हिस्ट्री, और इसी तरह से हमें पूरी हिस्ट्री पता चली। तो आप लोगों के टाइम तो वो बुक बनी नहीं थी, तो आप लोगों को सारी हिस्ट्री कौन बैठ के सुनाते थे ना? दादियाँ सुनाते थे। दादी जानकी भी नहीं यहाँ आती है तो बहुत कहानियाँ सुनाती है। तो कहती है कि कौन और सुनाएगा आप लोगों को, मैं सुना देती हूँ, कल नहीं भी पता लगेगा, क्योंकि उनका तो फर्स्ट स्टैंड था ना, हर एक चीज़ को देखना। वो दादी हर बार बैठेगी ना तो कहानी की तरह सुनाती। और दीदी, आपने ये भी कहा था कि जो मधुबन वाले मोहिनी दीदी है, उन्होंने कोर्स आपको आधे घंटे में करा दिया। तो फिर आपने जब ज्ञान में आगे बढ़े और आप भी फिर दूसरों को ज्ञान सुनाने लगे, तो ये 7 दिन का कोर्स कब से शुरू हुआ? काफ़ी बाद में। देखो, पहले तो ये संस्था भी नहीं थी, ओम मंडली कहते थे। आपके दिनों में ओम मंडली कहते थे? मतलब जब आए ये लोग पाकिस्तान से इंडिया में, बाद में जब देखो अपनी एग्जिस्टेंस है लोग, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसे चला। वो कब हुआ दीदी? मेरे ख्याल से 60s में ही हुआ, 50s में नहीं। तो आप जब सेंटर पर रहने लगे तो सेंटर पर क्या बोर्ड लगाते थे? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापिता। हाँ, लेकिन फिर कहीं ब्रह्मा कुमार निकाल दिया, पता नहीं क्यों निकाला। फिर बाद में हो गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो लोगों के मन में ये हुआ, नहीं तो लोगों के मन में ऐसा हो गया कि माताओं की संस्था है। अभी भी आप कहेंगे ना लोग, अच्छा भाई लोग भी आते हैं आपके पास, हमने कहा फैमिली आती है, फिर नाम तो ब्रह्मा कुमारी संस्था है। तो ये कैसे हुआ, कब हुआ, पता नहीं चला? नहीं, पहले जब मैं आई तो बोर्ड पर लिखा होता था ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। फिर मेरे को लगता है बोर्ड बहुत बड़ा होता होगा यार, क्योंकि लंबा नाम हो जाता है ना। अच्छा है ब्रह्मा कुमारी का नहीं निकाल दिया। ऐड करें या ब्रैकेट में लगा देना कि ब्रह्मा नहीं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे समझते हैं, क्योंकि कुमारी का मतलब है नारायण, तो ये संस्था है ही बहनों की। तो क्या भाई भी जाते हैं आपके पास? अभी तक भी लोग पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारी,
तो दीदी आप ये 7 दिन का कोर्स कराना, ये पिक्चर्स यही वाले होते थे 7 दिन के, आप कैसे समझाते थे? देखो बाबा तो कहता था कि 2 पिक्चर ही फेमस है। बाबा कहता था जिसने झार और गोला, शिव बाबा ब्रह्मा, जिसने रचता रचना को समझ लिया तो पूरा ज्ञान समझ लिया, तो इस तरह से ही समझाते थे। रचता बाबा, फिर उसकी रचना, देवी देवताएं, सूक्ष्म वतन, ये सब। दीदी आप मुरली जब सुनते थे तो आप किस तरह से उसको नोट करते थे? आपकी स्टडी कैसी थी? मतलब आपकी गॉडली स्टूडेंट लाइफ में आप कैसे थे? थोड़ा दोनों तरह से सुनते थे। बाबा के टाइम पर हम नोट्स नहीं लेते थे सामने बैठ के, क्योंकि बाबा से दृष्टि लेनी है ना, तो बाबा पसंद नहीं करता था कि हम नीचे। बाद में ब्रह्मा बाबा, मतलब जब शिव बाबा का नहीं था, तो बाद में हम लोग नोट्स लेने लग गए कि ये पॉइंट, ये पॉइंट। लेकिन बाबा देखता था और हम लोगों को, मतलब बुद्धि ऐसी थी, अच्छा लगता था, सारी समरी, सारे मुख्य पॉइंट्स सब याद रहते थे बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि बाबा बुला लेता था, बच्ची आओ सामने बैठ के सुनाओ, 5 मिनट में सब कुछ सुनाओ। तो फिर बुद्धि कैच करते थे। और अभी भी थोड़ा ध्यान रखते हैं इस तरह से कि आज मेन टॉपिक क्या है। और ऐसे भी आप देखेंगे ना, 1-2 पॉइंट याद आए तो सारा ही याद आ जाता है। इसके बाद बाबा ने ये कहा, फिर ये कहा। इसलिए 2 बातें, एक धारणा और एक ग्रहण करना। तो बुद्धि जितना ग्रहण करती है ना, उतना धारणा हो जाती है। अगर आपकी बुद्धि नहीं ग्रहण कर पा रही है, ग्रहण करने का मतलब समझना, बुद्धि पहले समझे बात को तो प्रैक्टिकल में कर सकते हैं। उसको कहते हैं बुद्धि ग्रहण करे और जीवन में धारणा। दीदी आप, ये हमारे जितने भी बड़ी दादियाँ हैं और सीनियर भाई हैं, सो उन लोगों के बारे में आप सुनाइए कि आप पहली बार उनसे, जैसे कि निर्भय भाई से आप कब पहली बार मिले, जगदीश भाई से आप कब पहली बार मिले, अगर आपको कुछ खास पहली बार कैसी मुलाकात हुई, बाबा ने इंट्रोड्यूस कराया? नहीं, जगदीश भाई तो दिल्ली में थे, तो जब हम ज्ञान में आए तो थोड़े ही सेंटर थे, आपस में मिलना होता था। निर्भय भाई बॉम्बे में रहते थे, तो एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम था तो निर्भय भाई आए, तो मेरी और निर्भय भाई की ड्यूटी लगी थी कुछ प्रोग्राम्स करने की। तो 1 महीना निर्भय भाई रहे, तो काफ़ी आपस में एक दूसरे के लिए सम्मान। कई ऐसे भाई थे जैसे आत्म प्रकाश जो प्रिंटिंग वाले हैं, ओम प्रकाश थे, हाँ आत्म प्रकाश बहुत, उन्हीं दिनों में उन्होंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया था और मैंने भी किया था, तो हम लोग ने सभी ने यूनिवर्सिटी पूरी की थी। परंतु इतना एक रूहानी संबंध क्या होता है, फिर बाबा ने ये सिखाया। जब आत्म प्रकाश के यहाँ थोड़े से पिक्चर्स बने, चक गोला ये वो, बाबा ने कहा तो बहुत अच्छा है, इस पे तो समझाना बहुत अच्छा है। तो ऐसे कह के फिर उन्होंने प्रिंट कराना शुरू किया। सेंटर्स खुलते हैं तो लगने चाहिए। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची तुम 5,000 रुपये उनको दो, क्योंकि देखो बाबा का डिपार्टमेंट खुला है ना, तो उनको आप देंगे तो बढ़ेगा तो अच्छा होगा। मुझे उसको भी याद है अभी तक वो 5,000 रुपये, क्योंकि नहीं तो खरीद के आप कॉस्ट देते हैं ना। अभी तक मेरी भावना हर डिपार्टमेंट के लिए, हर बाबा के सेंटर के लिए यही है कि उनको क्या चाहिए, बाबा का यज्ञ है ना, उनको क्या चाहिए, ये हमने शुरू से देखा। ये नहीं कि सिर्फ बिल दे दिया, कहीं भी हूँ तो मैं हमेशा बाबा क्या चाहिए आप लोगों को, किस चीज़ की ज़रूरत है, आप एक ही यज्ञ है। तो बाबा ने ये बहुत उस समय सिखाया। तो आत्म प्रकाश को भी अभी मैं जाती हूँ ना, मतलब फ्रेंड हमारी एक ही आयु है, पर एक जैसे कि ना मित्रता की भावना कि आपका डिपार्टमेंट्स के लिए ये भावना है। तो अभी भी जाते हैं तो
अच्छा लगता है। नहीं, पिछली बार आप गए थे तो उनकी प्रिंटिंग प्रेस में पीस विलेज में एक बार डायरीज छपाई, तो हमने कहा भाई ये पैसे ले लो। कहते हैं आपसे कैसे पैसे लेंगे, आप तो तो ऐसे करके जैसे अच्छा, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा। जगदीश भाई जी से पहली मुलाकात? पहली का तो याद नहीं है, पर मिलते रहे जगदीश भाई से। मेरे को क्या है, मैं समझती हूँ एक दूसरे की पहचान हो जाती है। जैसे जगदीश भाई को कोई भी ऐसा काम होता था ना जो कॉम्प्लिकेटेड है, गवर्नमेंट का है, क्योंकि अभी तक भी होती है ना, इन्वेस्टिगेशंस आती हैं ये वो, तो जगदीश भाई हमेशा, जहाँ मैं रहती थी ना सेंटर पे, बाद में जो बड़ा बना वहीं भेजते, साउथ एक्सटेंशन में, वहीं पर ही भेजते थे, एड्रेस देते थे कि उनसे जा कर के मिलो। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि जगदीश भाई ये कहते थे कि विश्वविद्यालय है ना, ऑर्गेनाइजेशन है ना, भगवान की है ना, इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कोई भी बात ऑर्डिनरी नहीं, जैसे होता है भाई आज मिनिस्टर ने अपॉइंटमेंट दी, तो उन दिनों में कोई 1-2 नहीं जाता था, डेलीगेशन की तरह जाता, तो हम 6-8 होंगे, तो सबको बताया जाता था आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, आप संस्था का परिचय देंगे, आप क्यों आए हैं मिलने ये बताएंगे। दादी गुलजार एंड में ब्लेसिंग देगी सबको, क्योंकि वो बड़ी हैं। तो हम लोगों ने ये ट्रेनिंग ली, जो जिस बात में अच्छा था ना, विशेषता थी, उसको उसी तरह का फिर काम भी दे देते थे। तो जगदीश भाई में ये बहुत था कि हमारा रेपुटेशन ये वो, तो वो बहुत सीखा हम लोगों ने। ब्रिजमोहन भाई जी से कब मिले आप पहले? ब्रिजमोहन भाई के जो फादर थे, तो वो लोग करोल बाग में रहते थे, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैंने आपको बताया कि हम जो जहाँ रहते थे ना अभी भी, तो उसके साथ बहुत बड़ा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट था, जहाँ कोई भी इंडिया से उसका रिसर्च होता था। तो उनकी तबीयत खराब थी और हमारा सेंटर पास में था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगर हम खाना दे सकें उनको, तो हमने कहा ठीक है। तो ब्रिजमोहन भाई भी आते थे फादर के साथ, और ऐसे करके फैमिली की तरह संपर्क हुआ। फिर तो उनके पास भी सेंटर था, हम भी रहे जा कर के। सब पहले तो सेंटर घरों में ही होते थे ना, इतना किराया कहाँ से आए, तो उनके भी घर में, जैसे करोल बाग में आधे साइड में उनका अच्छा मकान था, आधे साइड में सेंटर चलता था, तो हम भी जाते थे, कई बार रहे भी वहाँ पर। तो ब्रिजमोहन भाई उन दिनों में नई जॉब के लिए पंजाब गए। पंजाब में एक बहुत बड़ा डैम बन रहा था, उसका नाम था नांगल, बाखरा नांगल। हाँ, तो ब्रिजमोहन भाई वहाँ जॉब उनकी लगी, तो ब्रिजमोहन भाई ने बाबा को भेजा कि कोई टीचर भेजो तो थोड़ी सेवा करें। तो बाबा ने मेरे को बोला, पर फिर वो अपनी जो मधुबन वाली मोहिनी बहन है वो गई वहाँ पर। और तो ब्रिजमोहन भाई दिल्ली में नहीं रहते थे, ये बाद में जब समर्पित हुए, जॉब छोड़ी, तो दिल्ली में पांडव भवन बना, वहाँ जैसे कि रहने लगे। और ये प्योरिटी मैगजीन न्यूज़पेपर उन्होंने शुरू किया। दीदी, आप गोपाल दादा की काफ़ी बातें सुनने को आती थी, तो बहुत विशेष आत्मा थी और यज्ञ की बहुत स्नेही और नज़दीक की थी, तो उनके बारे में कुछ बताएं, जो कि आपके लौकिक में मामा रहे। नहीं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि बिल्कुल नया था, संस्था छोटी थी, कि मैसेज दो मैसेज दो। तो उन दिनों में बाबा हमेशा कहता था एक छोटा कार्ड या फ्लायर हर एक के पास होना चाहिए, तो जहाँ जाओ कार्ड दे। तो उनका ये बहुत था। और दूसरा, फिर बाबा भी इंस्पायर करते थे कि VIP नहीं, लेकिन आज आपको, हम लोग की एक ये ट्रेनिंग होती थी, जैसे हम लोग गयाना में गए, तो पहला ये होता है कि जो मेयर है सिटी का या जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास आप जाओ, उनको बताओ कि हमने सेंटर खोला है, हमारी ये प्रेजेंस है इस एरिया में,
तो पहले उन लोगों की सेवा करते थे हमेशा। तो इस तरह से मतलब कैसे सिस्टमेटिकली आप नए देश में जाते हो, नई एरिया में जाते हो, तो आप कैसे अवेयर करो, चाहे जनता है चाहे वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि कल कोई भी काम होता है तो किसके पास जाएंगे। तो अगर पहचान होती है ना, अभी तक भी हमारी ये जो सेनेटर्स होते हैं एरिया के, ये वो तो सेवा करते हैं उनकी। और टाइम पर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप फ़ोन करो, वो लोग कुछ भी कर देते हैं आपके लिए, कुछ भी। हमारे पास एक थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थी, अच्छा बोलो क्या क्या करना है, कैसे करना है, सिर्फ एक राखी बांधने जाते हैं उनके पास, या ज़्यादा से ज़्यादा एक और विज़िट करते हैं। तो हमारे पास चंद अंजनी बहन जो आसपास ऐसे हैं उनके पास जाती है, तो फिर उनको फ़ोन करो ना आप। कोई भी डिफ़िकल्ट कभी यज्ञ के लिए होता ही है, कोई बात आए तो वो लोग बहुत हेल्प करते तो गोपाल दादा को ऐसे नहीं तो उनका जो, क्योंकि वो फॉरेन अफेयर्स में थे, तो सब एम्बेसीज से जब मैं पहली बार फॉरेन में आई तो वो फ़ोन कर देते थे कि मेरी सिस्टर आ रही है, वो ये करती है। तो जैसे लंदन में आए, फिर स्कॉटलैंड गए, आयरलैंड गए, तो वो लोग रिसीव करते हैं, आपको रहने को देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो उनको ये बता देते थे कि वो खाती नहीं है कुछ भी आपके, मतलब जैसे उनको पहले से ही पता हो कि दीदी ये तो बात की बात है ना, जब फॉरेन की ये 70s की है। दीदी आपने मोटर चलाना कब सीखा? मेरे ख्याल से 67 में। अच्छा, मम्मा के वक्त होने के बाद? और 69 में तो फिर मैं बाहर ही आ गई, मतलब इंडिया में थोड़ा रहना होता था, मोस्टली बाहर रहते थे। 64 में के बाद तो ऑलमोस्ट बाहर थे। 50 साल हो गए मुझे 64 इस नहीं, साल में 74 दीदी, 64 नहीं 70। हाँ दीदी, आप फिर पहली उसके बार, बाद तो 50 साल आज हो गए। हाँ अभी वहाँ तक बाहर। पहुँचे नहीं है दीदी, अभी थोड़ा 60s में रहना चाहते हैं। अच्छा। दीदी आप पहली बार प्रकाश मणि दादी जी से कब मिले? हमारे पास रमेश भाई, उषा बहन, तो वो दोनों की तो बड़ी अच्छी कहानी है। वो लोग जो है ना, अपना कौन है जो गीता का बहुत वो करते हैं, हाँ नहीं राधा स्वामी नहीं, पांडुरंग शास्त्री के पास दोनों जाते थे, कुमार और कुमारी थे। उसने शादी कराई। वो उनकी माँ, रमेश भाई की माँ सबसे पहली माता थी बॉम्बे में, तो वो ज्ञान, तो वो इनको भी कोशिश करते हैं। उनकी तो काफ़ी लंबी नहीं, मैं एक मिनट बताती हूँ, प्रकाश मणि दादी का कनेक्शन है। तो उसके बाद वो दोनों, फिर बाबा ने बुलाया उनको अपने पास, शादी करके जैसे माने का चलो, जैसे महात्मा करके जाते हैं। तो फिर दिल्ली में भी आए, साथ में दादी प्रकाश मणि थी उन दोनों के। और तो हमारे जो साथ में मकान था सेंटर के, उनके जो मालिक थे वो लोग बरेली में शुगर फैक्ट्रीज थे, तो बहुत नहीं रहते थे, खाली रहता था। वो चाबी हमको दी हुई थी, तो हमारे जो मेहमान आते थे हम उनको रखते थे। बहुत अच्छी एरिया थी, बहुत ब्यूटीफुल। तो वो साथ में वहाँ जा कर के तब दादी प्रकाश मणि से मिलना हुआ। और फिर हम जब श्रीनगर गए तो फिर रमेश भाई और उषा को बाबा ने भेजा, जैसे होता है ना भाई, शादी की है तो कहीं जाए तो जाओ कश्मीर में मोहिनी के पास जाके रहो। तो वो लोग आए, घूमते फिरते थे, मतलब बहुत ही गहरा कनेक्शन रहा। दीदी आप गुलजार दादी जी से कब मिले पहली बार? गुलजार दादी तो जब मधुबन में जाते थे, फिर दिल्ली में पता है, बहुत बहुत ही मिलते थे। कब पहली बार मिले तो ज़रूर शुरू में ही, लेट 50s में हम आए, अर्ली 60s में। क्या अनुभव रहा उनको मिलने का? नहीं, क्या होता है देखो, महानता उनकी साधारणता से, बहुत सिंपल नेचर, सिंपल रहना, लाइट रहना,
ऐसे बात करती थी जैसे फ्रेंड्स हैं हम लोग, तो बहुत शुरू से लेके। पर पहचान, जैसे मैंने कहा ना कि उनको कोई भी बात आती थी मुझे फ़ोन करती थी, तुम क्या समझती हो, ऐसा करना चाहिए, क्या समझती हो, ऐसे करके। वो बाद में ना दीदी जब दिल्ली में, दीदी जानकी दादी जी से कब मिले आप पहली बार? दादी जानकी जब हम शुरू में ज्ञान में आए ना, तो विज़िट कर रही थी दिल्ली में, उसने सुना तो आई हमारे पास सेंटर में, पहले सेंटर पे, तो फिर पहचान हुई। वो पूना में रहती थी। चलो आज के लिए एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर कंटिन्यू करेंगे। दीदी, यज्ञ में आप आगे मम्मा पापा से मिल रहे हैं, बड़े नशे में रहते होंगे, पुरुषार्थ कर रहे हैं, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, सतयुग में जाना है, नई दुनिया बनानी है, वगैरह वगैरह। तो आपका मतलब कभी कभी कैसा फ्यूचर देखते थे आप? एक है फ्यूचर गोल्डन एज का, बट इवन संगम युग पर बाबा बस विश्व की सेवा करनी है, सबको संदेश मिलना चाहिए। बाबा जब भी बैठते थे सेवा के बाद, वहाँ बाहर जहाँ जूते उतारते हैं वहाँ खुला आंगन था, तो शाम को आके बाबा टांग पे टांग चढ़ा के लेट जाते, बड़ी आयु थी, बैठते थे फिर लेट जाते थे, तो हम लोग एक बेंच थी वहाँ बैठे होते थे। तो जैसे बाबा विश्व की सेवा कर रहे हैं, मनसा सेवा, जैसे नहीं कहते हैं कि उसकी रचना संकल्पों की, तो हमने जो वो बाबा का देखा, तो हमेशा बाबा विश्व सेवा, हमेशा कहेगा जो सबसे बड़ा सेंटर बाबा है, एम्बेसीज के पास में हो, गवर्नमेंट पास में हो, एम्बेसीज उनको उनका किराया आधा बाबा देगा। मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा आई थिंक ये स्टोरी आपके साथ रिलेटेड है ना, आप सुनाते हैं। वो कौन सी साल में दीदी? कौन से साल? जब फिर आप लोगों ने कुछ रेंट बड़ा सा देखा था? 67 जी। तो बाबा ने दिया था आधा किराया? ये भी बड़ी कहानी है। ज़्यादा किराया नहीं था, 1200 रुपये, और बड़ा मकान था 2-3 मंजिल, अच्छा, बड़ी रॉयल एरिया, मेन रोड, उसको रिंग रोड कहते हैं अभी भी। तो हम गए देखने, बन रहा था, तो मालिक जो है वो जर्मनी में रहता था, उसको फिनिश करना था। उसका फादर डॉक्टर था, वो कभी कभी सेंटर पे जाता था, हार्ट स्पेशलिस्ट था, तो फिर उसको पैसे चाहिए थे। हमने कहा अच्छा 6 महीने का किराया दे देते हैं, आप कंप्लीट करो, और 1200 रुपये में। तो ब्रिजमोहन भाई आए, बोला ये 6 महीने का आधा किराया है, बाबा ने भेजा है। तो मैंने कहा ठीक है, बाबा ने कहा था आधा मैं दूंगा, तो उन्होंने दिया मुझे। ब्रिजमोहन की वो कहानी आप सुनो ना, कि जब मैं गया दिया, उसके बाद कैसे क्या क्या होता रहा, बड़ी लंबी कहानी सुनाते। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, पर उसके बाद तो देखो अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे, काफ़ी बड़ी क्लास थी। तो बाबा कहता था कि मांगना किसी से नहीं है, बताओ क्या हो रहा है, क्या बजट है, ये वो बताओ। तो मीटिंग की पहली तो बाबा ने पूछा, और उसने कुछ मांगा तो नहीं। हम तो मामा से ये कहते थे, अभी घर में सब कुछ है, अच्छे घर के, हम तो हमसे मांगा जाता ही नहीं है। तो मामा ने कहा ये मांगना नहीं है, जब आप समझाएंगे तो उनका भाग्य बनेगा ना, अगर आप बताएंगे नहीं तो उनका भाग्य कैसे बनेगा। तो हम ऐसे बताते थे कि जैसे कि उनका भाग्य बने। तो मतलब कहने का कि बाबा इंस्पायर करता रहता था। तो ये गोपाल दादा का कार्ड लेके उसको दो, उसको दो, उसको दो। फिर यज्ञ में देखो ट्रक चाहिए, बस चाहिए, अभी इतना तो पैसा था ही नहीं ना। तो पहले पहले मिलिट्री में क्या होता है, आफ्टर सर्टेन वो ट्रक भेज देते हैं, अभी भी होता है। अच्छा, तो उस समय पर एक ट्रक, उनको पता लगता था ना, मिनिस्ट्री में थे तो 4000 में
ट्रक लेके मधुबन भेजी। वो तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि नीचे से सब्जियाँ लानी हैं, ये सब काम होता था, ट्रक तो बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे यज्ञ के लिए जैसे करते रहे, और उनका ही गोपाल दादा के ही सारे कॉन्टेक्ट्स थे ना, तो उनको सारे यज्ञ में दादा ही कहते थे सभी, दादा को बुलाओ, दादा को। हालांकि यंग थे वो, ये नहीं कि ओल्ड थे। दीदी वो मोटर का क्वेश्चन अधूरा रह गया, वो बाबा के सेंटर की मोटर थी? नहीं, किसी ने दी, जैसे यहाँ भी सेंटर पे दे देते तो आपने कैसे चलाना सीखा? स्कूल में जाके? दोनों तरह से, कुछ घर वालों से और कुछ बाहर से लेसन करने पड़ते हैं। फिर आप मोटर चला के सेवा के लिए जाते थे? अकेले तो नहीं जाते थे, हमेशा कोई ना कोई होता था साथ। अच्छा लगता था ना? बहुत नहीं चलाई, क्योंकि फिर फॉरेन में आ गए ना, तो यहाँ तो अभी गयाना वगैरह में तो। दीदी बाइसिकल चलाते थे आप? हाँ, बाइसिकल? यहाँ वो तो स्कूल बाइकल उसी से जाते हैं ना, स्कूल कैसे जाएंगे? उन दिनों में थोड़ी स्कूल बसें हुआ करती थी, या कोई छोड़ने जाएगा या आप खुद जाएंगे। तो हम लोग 2-3 थे सब। उस समय में तो वो 2 व्हीलर वाला वो नहीं होता होगा ना? बस साइकिल, स्कूटर समथिंग? स्कूटर नहीं चलाया, वो तो भाई लोग चलाते। उन दिनों में इतना नहीं था स्कूटर वगैरह। फिर बाद में देखो ना, 3 व्हीलर थे, तो 2-4 फैमिलीज मिलके भाई बच्चों को ले जाओ। दीदी आप लोगों के वो समय को हम लोग तो ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं, मतलब फोटोज भी ब्लैक एंड वाइट होते हैं, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होता है, पर डेफिनेटली उस समय ब्लैक एंड वाइट तो नहीं था, सब कुछ रंगीन ही होगा, राइट? आपको कैसा लगता है ये सब, इतना ब्लैक एंड वाइट दुनिया में आप जो जिए थे उस समय? सब नॉर्मल ही लगता है, ये तो आप कंपैरिजन करो तो और बात है, नहीं तो जो जिस समय है वो नॉर्मल लगता है ना। थैंक यू दीदी। हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली जब से हमने ये स्टार्ट किया है, बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आए हैं हमें, काफ़ी अच्छा फीडबैक आया है कि कितना लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको दिल से थैंक यू, आप इतना समय दे रहे हैं, अपनी पास्ट मेमोरीज में जाके आप हमें इतना सुना रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो उसके लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। राइट? थैंक यू। शांति। सभी सब हम बाबा को याद करेंगे, सभी कौन चाहिए। टुमारो स्केड्यूल